तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 के अनुपात में होता है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 7:3 हो जाता है। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो जो नया मिश्रण तैयार हुआ है उसमें दूध की मात्रा आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले चीज ये समझिए कि मिश्रण किस चीज का है, दूध और पानी का है। तो हमने एक तरफ लिख लिया भाई कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध का अनुपात किससे, पानी से। दूध का अनुपात पानी से, दूध को हमने लिख लिया m, पानी को लिख लिया हमने w, वाटर के लिए। ठीक है, जो अनुपात है वो कितना था, तो पहले केस में वो अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 5:3 के अनुपात में है। यानी कि अगर टोटल मिश्रण 8 लीटर का है, 5 और 3 कितना हुआ, 8 लीटर का है, तो उसमें मिल्क यदि अगर दूध की बात करें 5 लीटर है तो पानी कितना है, 3 लीटर है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, यदि इस मिश्रण में 5 लीटर दूध मिला दिया जाए तो ये अनुपात जो है वो कितना हो जाता है। तो सेकंड केस में ये अनुपात किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कहेंगे 7:3 के अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। और मिला क्या रहे हैं, तो आप कहेंगे सर दूध मिला रहे हैं, कितना दूध मिला रहे हैं, तो 5 लीटर दूध मिला दिया। अगर 5 लीटर दूध मिला दिया तो अनुपात किस में कन्वर्ट हो गया, 7:3 के अनुपात में कन्वर्ट हो गया। बस अब यहां से आपको बात समझनी है। बात क्या समझनी है बताइए। आपके पास अगर एक मिश्रण है, 8 लीटर का टोटल मिश्रण है जिसमें दूध 5 लीटर और पानी 3 लीटर है, ठीक है ना। अब अगर आप उसमें दूध मिला देते हैं 5 लीटर, तो बताइए पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन होगा क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 लीटर दूध पहले था उस मिश्रण में और 3 लीटर पानी था, टोटल 8 लीटर का क्या था, मिश्रण था। उसमें अगर आपने क्या किया, 5 लीटर दूध और मिला दिया, तो बताइए क्या आपके पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, 5 लीटर उसमें अगर आपने दूध और मिला दिया तो 10 लीटर दूध हो जाएगा और 3 लीटर ही पानी रहेगा, तो पानी की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में ये रखनी है कि जिस चीज को मिलाया जाता है उस चीज की मात्रा में परिवर्तन होना अनिवार्य है। जिस चीज को आप मिला नहीं रहे हैं उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। अब ये चीज अगर क्लियर है तो अब आपको क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि देखिए पहले दूध कितना था, 5, अब दूध कितना है, 7। पहले पानी कितना था, 3, और अब कितना है, 3। तो आपको पता है कि आप दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा में परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, तो आप कहेंगे पानी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, वो पहले भी जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी। और इस अनुपात में भी बहुत अच्छी बात यह है कि सेम दिया है, पहले भी 3 थी और बाद में भी पानी कितना है, 3। तो आप बताइए दूध पहले 5 था, कितना हो गया, 7, तो कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट बढ़ा। 2 यूनिट क्यों बढ़ा, तो आप कहेंगे सर क्योंकि हमने 5 लीटर मिलाया। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 5 लीटर के बराबर, क्योंकि यहाँ 5 लीटर बढ़ा रहे हैं और यहाँ 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 5 लीटर के बराबर। अब अगर 2 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है तो आपको बताना है नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो नए मिश्रण में बताइए दूध की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 7 यूनिट। तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 5/2 लीटर के बराबर। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 पन्ना 35 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो आप इसको लिखेंगे 17.5 लीटर। तो नए मिश्रण में 17.5 लीटर यानी कि 17.5 लीटर क्या है, दूध है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई हो। आपको केवल इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि जिस चीज को मिला रहे हैं उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा। बार बार आपसे दोहराए रहे हैं कि जिस चीज को आप मिलाएंगे उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा, जिस चीज को आप नहीं मिला रहे हैं उसकी मात्रा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो आपने देखा कि पहले दूध 5 था, अब 7 हो गया। पहले पानी 3 था, बाद में भी 3 है, तो पानी तो 3 ही रहेगा क्योंकि आप दूध मिला रहे हैं। तो हमने देखा दूध 5 से 7 हो गया तो 2 यूनिट का परिवर्तन हुआ। तो आपने कितना दूध मिलाया, 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 लीटर के बराबर। तो आपने देखा कि नए मिश्रण में कितना दूध है, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 17.5 लीटर के बराबर। आई होप आप तक बात पहुंच गई है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:7:6:2 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। देखिए
यदि हम बात करें कि कोई भी चतुर्भुज है, त्रिभुज है, पंचभुज है, उनके कोणों का योग क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज जो होता है उसके सभी कोणों का यानी कि सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जैसे अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज को हमने नाम दिया ABC, इस त्रिभुज को नाम दिया हमने A, B और C। इसके अंदर जो कोण है हमने उसको नाम दिया X, Y और Z। तो हम जानते हैं कि कोण X प्लस Y प्लस Z किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार अगर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, वो चतुर्भुज कोई भी हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, सिमिलर केवल एक सिंपल एक चतुर्भुज भी हो सकता है। तो अगर इसको हम नाम दे दें कि ये P, Q और R और S है, तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। अगर इसके कोणों को हम नाम दे दें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी कि एंगल A, B, C और D बराबर किसके होता है, 360 डिग्री के होता है। तो बस इस क्वेश्चन के लिए आपको इतनी जानना जरूरी है कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है, उसके कोणों का अनुपात क्या दिया है, तो चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:7:6:2 के अनुपात में है। यानी कि हम कह सकते हैं पहला कोण अगर 3 है तो दूसरा 7 है, तीसरा 6 है और चौथा कितना है, तो आप कहेंगे 2। और आपसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटा वाला कोण यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम कह सकते हैं इसके चारों कोणों का योग यानी कि 3 + 7 + 6 + 2 बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 7 और 3 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री के बराबर। 18 दूनी कितना होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे सर 20 डिग्री के बराबर। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सबसे छोटे कोण की माप। तो अगर सबसे छोटे कोण की माप पूछी गई है तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया, 40 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हमें केवल इतनी सी जानकारी होनी चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जो अनुपात आपको दिया है उन सबका आप क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, सम कर दीजिए, इक्वल टू कितना कर दीजिए, 360 के बराबर कर दीजिए। वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, 3, 2, 6 और 7 में, तो आप कहेंगे 2 सबसे छोटा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। आई होप बात आप तक पहुँच गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या था। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं तो इन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। भाई दो संख्याएं तीसरी संख्या से बड़ी हैं, ठीक है ना, कितनी कितनी बड़ी है, 35% बड़ी है और 55% बड़ी है। तो आपको इन दो संख्याओं का क्या अनुपात ज्ञात करना है। आप बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है केवल, अगर हम बोलें कि आपके भाई के पास आपसे 100 रुपये ज़्यादा हैं, आपके भाई के पास आपसे 100 रुपये ज़्यादा हैं, तो हमें किसके पैसों का पता होना ज़रूरी है। तो आप कहेंगे कि सर हमें हमारे पास कितने पैसे हैं वो पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने बोला क्या है कि आपके भाई के पास आपसे 100 रुपये ज़्यादा है। अगर हमें ये पता चल गया कि आपके पास 200 रुपये हैं तो आपके भाई के पास कितने, 300 हैं। अगर हमें ये पता चल गया कि आपके पास 500 हैं तो आपके भाई के पास 600 हो जाएंगे। अगर हमें ये पता चल गया कि आपके पास 800 रुपये हैं तो आपके भाई के पास 900 हो जाएंगे, क्योंकि आपके भाई के पास आपसे कितना, 100 रुपये ज़्यादा है। तो कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं ना, हमें उसकी वैल्यू पता होना जरूरी है। तो यहां पर किससे कंपैरिजन हो रहा है, तो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है तीसरी संख्या से। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35% और 55% बड़ी है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पहली संख्या हमें नहीं पता, दूसरी संख्या भी हमें नहीं पता, और पता तो हमें तीसरी संख्या भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35% और 55% बड़ी हैं, तो इसका मतलब हम तीसरी को मान लेंगे, क्योंकि अगर हमें तीसरी पता चल गया तो पहली और दूसरी तो अपने आप पता चल जाएगी। तो तीसरी हमने मान ली कितनी, 100 है। अब अगर ये 35% अधिक है, ये कितनी अधिक है, 35%, तो आप तो जानते हैं भाई 100 का 35% 35 होता है, अधिक है, तो मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 135 हो जाएगी।
दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या तीसरी से कितनी है, 55% अधिक है। तो अगर ये वाली 55% अधिक है तो 100 का 55% आप जानते हैं कितना, 55 होता है, इसमें जोड़ दीजिए तो 155 हो जाएगी। तो देखिए हमें पहली संख्या मिल गई 135 और दूसरी मिल गई 155। अब बोला क्या गया है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या का अनुपात आपको किससे ज्ञात करना है, दूसरी संख्या से ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो पहली संख्या है 135 और दूसरी संख्या है आपकी 155। चलिए भाई बना लीजिए अनुपात। अनुपात बनाने में क्या है, सिंपल ही है, कैंसिल कर लीजिए, किससे कट रहा है, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर आप कहेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5 यानी कि 27, अनुपात 31 का जो है अनुपात बनेगा पहली और दूसरी संख्या का। तो भाई किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बात क्या दिमाग में रखनी है कि कंपैरिजन जिससे हो रहा है ना उसको आपको हमेशा मानना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे कि दो संख्याएं तीसरी से क्या है 35% और 55% अधिक हैं, या अगर बोल देते 35% कम है या 60% अधिक है, एक कम है एक अधिक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको क्या करना था, आपको तीसरी वाली संख्या को मानना था, ठीक है ना। जैसे अगर मान के चलिए हमने इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 35% अधिक लेकिन 60% कम है, 60% क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आपको दिमाग में रखना है कि तीसरी कितनी है 100। देखिए मौके रूप से कर लेंगे, तीसरी 100 हो गई। अब एक 35% अधिक है मतलब 135 हो गई। एक 60% कम है यानी कि 100 का 60% निकाल के 100 में से माइनस करेंगे मतलब दूसरी कितनी हो जाएगी 40। अब अनुपात पूछ रहे हैं कितनी अधिक है पहली दूसरी से या दूसरी पहली से कितना कम है, तो वो सारी बातें इससे निकल आएंगी। क्लियर होगी बात। तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं आपको हमेशा वो वाली संख्या माननी है। आई होप बात आप तक पहुंच गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन। राजू ने एक भैंसा 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदा। मतलब भैंसा ले रहा है 10,000 रुपये में और गाय खरीद रहा है 7,500 रुपये में। उसने भैंसे को 12% हानि पर, भैंसे को तो 12% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि उसको कितने % की लाभ या हानि हुई टोटल पर। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बोलना है कि 12% हानि, मतलब कोई चीज़ अगर आप 100 की ले रहे हैं तो 12% निकाल के उसका उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि आपने 88 का बेचा, 88 का बेचा। और अगर 20% का लाभ ले रहे हैं मतलब 100 वाली चीज़ पर आप क्या कर रहे हैं, 20 रुपये कमा कर 120 में बेच रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन दी है, हमारे पास रुपए दिए हैं। तो अगर हम भैंसे की बात करें, भैंसे की बात करें तो भैंसे को हमने 20 से डिनोट कर दिया। भैंसा कितने का खरीदा था इसने, तो आप कहेंगे सर 10,000 रुपये का खरीदा था। गाय मतलब सी काउ, तो कितने की खरीदी थी, तो आप कहेंगे सर 7,500 रुपये की खरीदी थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, भैंसे को तो क्या किया 12% की हानि पर बेचा। अब 12% की हानि का मतलब ये अपने आप में 100% है। तो अगर किसी चीज़ का आप 100% है वो और उसको आप 12% निकाल के उसमें से माइनस कर रहे हैं, मतलब वो कितना बचेगा, वो स्वयं का 88% बचेगा। तो यानी कितने में बेचा, तो अगर हम डायरेक्ट ये निकालना चाह रहे हैं कि भैंसा 10,000 का लिया था लेकिन आपने बेचा कितने में, तो उसका 88% यानी कि 88% निकाल दीजिए। तो ये क्या निकल आएगा, भैंसे का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो ये तो देखिए दोनों चीज़ें क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, क्रय मूल्य दिए हैं भैंसे का और गाय का। अब हम निकालना है विक्रय मूल्य, किसका, भैंसे का और गाय का। ठीक है, तो अब देखिए 10,000 का 88% यानी कि आप कहेंगे 8,800। तो कितने में बेचा भैंसा, तो आप कहेंगे 8,800 रुपये में बेचा। अब आते हैं गाय पर। गाय पर वो क्या कर रहा है भाई, वो लाभ कमा रहा है कितने का, 20% का लाभ कमा रहा है। चलिए लाभ को हम ऊपर एरो से डिनोट करते हैं और हानि को हम नीचे वाले एरो से डिनोट कर देते हैं, जिससे आपको क्लियर रहे कि 12% नीचे एरो बना है मतलब हानि हो रही है और 20% लाभ हो रहा है मतलब ऊपर एरो बना है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो लाभ हो रहा है। अब अगर लाभ हो रहा है यानी कि 7,500 की चीज यानी कि अपने आप में 100%, 20% का लाभ चाह रहे हैं यानी कि 120% में बेचा होगा। तो आप क्या कर दीजिए, इसका 120% निकाल दीजिए। 120% को अगर आप निकालेंगे तो 120 को लिख सकते हैं 6/5। ठीक है, ये तो कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आसानी से भाई। परसेंट का साइन हटा के 100 हटा के 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, परसेंट का साइन हटाएंगे अपन में 100 आएगा, 2 0 0 कट के 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8800 हो गया। 5 से ही कटेगा, 15 पन्ना 75। ठीक है, 1500 बार 15 छिक्का कितना 90, यानी कि कितने में बेचा उसने गाय को, 9,000 रुपये में।
तो ये गाय का विक्रय मूल्य आ गया। अब आप देखिए कुल क्रय मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे सर 17,500 रुपए में उसने दोनों चीजें खरीदी थी। और कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे सर 8,800 में 9,000 यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 17,800। कितने में बेचा उसने दोनों को, 17,800 में। अब भाई बताइए कि खरीद तो रहा था 17,500 में दोनों और बेची है 17,800 में, तो लाभ हुआ कि हानि? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लाभ हुआ, क्योंकि 500 वाली चीज को 800 में बेच रहे हैं। कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 300 का। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे लाभ आया हमारा 300 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ उसको भाग देंगे किससे, क्रय मूल्य से, कि क्रय मूल्य कितना है इंटू 100 कर देते हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ, तो आपने कहा सर 300 का हुआ। क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 17,500 है, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए 2 जीरो से तो जीरो खत्म कर दिए, 5 से काटा 5 × 15 = 25, 5 से काटा 5 × 30, 5 से फिर काटा 12 बार और 5 से काटा ये 7 बार। तो ये आपका आ गया 12/7, यानी कि हम कहेंगे 7 एकम 7, 5 बटे कितना हो जाएगा 7, यानी कि एक सही 5/7% का क्या हुआ, लाभ। ठीक है, क्योंकि 300 रुपए का लाभ हुआ तो ये लाभ प्रतिशत है, यानी कि एक सही 5/7% का क्या हुआ, लाभ। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप देखिए ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची गई। 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची गई, नहीं पता कौन सा मूल्य है, जो एक निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होती है, ठीक है, जिससे 16.66% का लाभ होता है। तो 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर है। आप याद करिए, आपने एक क्वेश्चन किया था कि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 12 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। अगर नहीं है याद तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझें कि 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची गई। अब वो मूल्य नहीं पता है जो एक निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर है, मतलब जिस मूल्य पर 12 पुस्तकें बेची जा रही हैं उसी मूल्य पर कुछ निश्चित पुस्तकें खरीदी गई थी, उनकी संख्या हमें नहीं पता। तो लाभ कितने का होता है, लाभ होता है 16.66% का। तो आपसे पूछा गया है कि 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने में आपने 12 पुस्तकें बेची हैं उतने में आपने कितनी पुस्तकें खरीदी थी। सिंपल तरीके से देखें आप, 16.66% को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, और ये आपका कहलाता है 1/6 फ्रैक्शनल फॉर्म। 16.66% को आप कह सकते हैं 16 सही 2/3% के बराबर होता है ये, और 16 सही 2/3% मतलब 1/6 इसका भिन्नात्मक रूप है। यानी हम कह सकते हैं कि 6 रुपए पर आप कितने का लाभ ले रहे हैं, 1 रुपए का। तो हम कह सकते हैं कि आपने कोई चीज कितने रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य कितना है भाई, लाभ की गणना तो आपकी किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो आपने कोई चीज 6 रुपए में खरीदी, विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ ले रहे हैं, यानी कि 7 में बेच रहे हैं। तो ये तो क्या हो गए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हो गए। आपको याद होगा कि संख्या अगर निकालनी हो तो कैसे करते थे, संख्या का रेसिप्रोकल करके हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात तैयार करते थे। अब अगर हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया। तो यहां से संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो 7:6 के अनुपात में, यानी कि जितने रुपए में आपने 7 पुस्तकें खरीदी थी उतने रुपए में आपने 6 पुस्तकें बेची। जितने रुपए में आपने 7 पुस्तकें खरीदी थी, ये क्या आ गई आपके पास संख्या, उतने रुपए में आपने 6 पुस्तकें बेची। तो अब आप बताइए कितनी पुस्तकें बेच रहे हैं आप, 12। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट की वैल्यू जो है वो 12 के बराबर है। 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 12 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 2 के बराबर। तो आपने कितनी खरीदी थी, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपके 14 के बराबर। मतलब जितने रुपए में आपने 14 पुस्तकें खरीदी थी उतने ही रुपए में आप क्या कर रहे हैं, 12 पुस्तकें बेच रहे हैं।
तब आपको क्या हो रहा है 16.66% का लाभ हो रहा है। तो आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंची। ध्यान रखना किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। जो परसेंटेज हमारे पास दिया है 16.66%, उसको हमने क्या लिखा, उसका फ्रैक्शनल फॉर्म तैयार किया। वो क्या होता है, 1/6 होता है। हमने देखा भाई लाभ और हानि किस पर होती है, हमेशा क्रयमूल पर। तो 6 तो क्या हो गया आपका क्रयमूल, 1 क्या है आपका लाभ। तो ये हो गया आपका लाभ और ये आपके पास क्या है क्रयमूल। तो हमने देखा भाई क्रयमूल पर अगर 1 का लाभ ले रहे हैं तो विक्रयमूल कितना 7। तो हमने देखा कि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात क्या है, तो 6:7 का अनुपात है। तो संख्याओं का अनुपात क्या होता है, इनका रेसिप्रोकल यानी कि प्रतिलोम उल्टा होता है। तो 7:6 यानी कि जितने रुपए में आपने 7 पुस्तकें ली थी उतने रुपए में आपने 6 पुस्तकें बेच दी। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे भाई 12 पुस्तकें बेच रहे हैं। यहाँ पर हमने कितना बोला 6 संख्या में, तो 6 बराबर 12 के, 1 बराबर 2 के, 7 बराबर 14 के। तो 7 यूनिट की वैल्यू 14 यानी कि आपने कितनी पुस्तकें खरीदी थी, 14 पुस्तकें। जितने रुपए में खरीदी थी उतने में आपने 12 पुस्तकें बेच दी। आई होप बात आप तक पहुंच गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न चिन्ह का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करते हैं भाई। देख लीजिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 4024 प्लस 1632 प्लस 1496 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंटेज मतलब 15%। ठीक है, बस अब आप देखिए क्या करना है, आपको जोड़ दीजिए इनको। पहले तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 2 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 5, 56 हो गया ये, प्लस 1496 का 15%, तो 15% निकाल लीजिए यहाँ। तो 5 से 3 बार, 5 से कितने बार 20 बार, 4 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 से 5 बार काट दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 56 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ती 12 की 2 हासिल 1, 7 की 21 और 1 22 की 2 हासिल में 2, 3 त्रिका 9 2 11 और बटे में कितना है 5। तो 5 से और भाग लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौको 20 दशमलव 5 चौको 20, यानी कि 224.4 आपको जोड़ना है 56 में। तो भाई जोड़ दीजिए, 56 में कितना 224.4 जोड़ दीजिए, तो ये 4 हो गया, ये 0 हासिल में 1, तो कितना 8 हो गया भाई, आपका 8 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि 5880.4 ये आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो 5880.4 ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आई होप आप तक बात पहुंच गई, क्लियर है। ठीक, चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो किस तरीके से लगाएंगे, तो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a का काम क्या कर रहा है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर √3 होगी और b का काम क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 1/√3 होगी। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है √3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू √3 इंटू b की वैल्यू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, रूट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा आपका 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए। एलसीएम कितना आ गया 3, 3 3 जा 9 यानी कि 3 त्रिका 9 प्लस 1 और माइनस में कितना 6, तो ये कितना हो गया 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचा 4, 4/3 आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, केवल एक फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
साथ में हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और जान लेते हैं कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो कहीं अगर आपका इस्तेमाल होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कैसी है, 3 गुनी है। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कैसी है, पिता के लिए f लिख रहे हैं और पुत्र के लिए s लिख रहे हैं। 3 गुनी का मतलब अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3। तो ये वर्तमान में हो गई। पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। जबकि अभी से 15 वर्षों बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो 15 वर्ष बाद की अगर बात करें, 15 वर्ष बाद की अगर बात करें तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में पिता की आयु क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके लिए। आपको भी पता है क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। अगर मान के चलिए एक व्यक्ति ए है, ठीक है, हमने लिया एक व्यक्ति ए, वो 10 साल का है, और एक हमने व्यक्ति लिया बी, वो 20 साल का है। अभी इनकी आयु के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 10 साल का अंतर है। तो 2 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, 12 का, और बी कितने का हो जाएगा, 22 का। तो दोनों के बीच में फिर भी कितने का अंतर रहेगा, आप कहेंगे सर 10 साल का। अगर हम बोलें यहाँ से 5 साल बाद तो ये हो जाएगा 17 का और ये हो जाएगा 27 का, तो भी अंतर कितने का है, 10 साल का। तो मतलब दो व्यक्तियों के आयु के बीच में जो अंतर होता है ना, बस वो हमेशा समान होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि दो व्यक्तियों के आयु के बीच में अंतर हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ देखिए पिता और पुत्र की आयु के बीच में कितने का अंतर, तो आप कहेंगे 2 का, और यह कितने का, 1 का अंतर। तो अंतर समान नहीं है, तो समान कैसे करें, तो देखिए इस 2 का गुणा क्या कर दीजिए, इधर कर दीजिए, और इस 1 का गुणा क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1 का गुणा किया तो ये तो 3:1 ही रहेगा। जबकि यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4:2 का अनुपात। देखिए 3 और 1 में 2 का अंतर, 4 और 2 में 2 का अंतर। देखिए अंतर समान बना लिया। और ये होता भी है भाई, पिता और पुत्र की आयु के बीच में अगर 20 साल का अंतर है तो वो 50 साल भी 20 साल का ही अंतर रहेगा, 10 साल बाद भी 20 साल का ही अंतर रहेगा। अंतर कभी भी अलग होने वाला नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अंतर समान बना लिया। अब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। देखिए पिताजी वर्तमान में 3 के थे तो कितने साल बाद, 15 साल बाद 4 के हो गए। पुत्र वर्तमान में 1 का था तो 15 साल बाद कितने का हो गया, 2 का। तो यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ा, तो आप कहेंगे 1। यहाँ भी कितना यूनिट बढ़ा, तो आप कहेंगे 1। तो हमारे हिसाब से अगर 1 यूनिट बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, 3 से 4 हो रहे हैं, कब, 15 साल बाद। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 15 साल के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 15 साल के बराबर है। तो वर्तमान में पिताजी कितने यूनिट के थे, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट की वैल्यू 45 वर्ष के बराबर होगी। 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 45 वर्ष के बराबर होगी। तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 45 वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई। तो देखिए ये हमने बेहतरीन जो 10 क्वेश्चन थे 21 से लेके 30 तक, उनका कलेक्शन किया, मतलब 10 क्वेश्चन किए। अभी हम इससे पहले 2 वीडियो और कर चुके हैं। उन वीडियो में हमने 1 से 10 फिर 11 से 20 क्वेश्चनों का कर लिए हैं, जो कि हमारे कितने 2017 का कांस्टेबल का पेपर था। ठीक है ना, अब हमने टोटल 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।